हेलो दोस्तों, आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 96 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 97 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 96 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी टेस्ट दे सकते हैं। दोस्तों देखिए, पटवारी की परीक्षा है वो खत्म हो चुकी है। अगर आपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 96 अगर मॉडल पेपर के टेस्ट अगर दिए हैं तो दोस्तों पटवारी के अंदर आपको पता चल गया होगा कि दोस्तों जीके से संबंधित और हिंदी से संबंधित दोस्तों आपको बहुत सारे प्रश्न है वो उसमें देखने को मिले होंगे। आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना ये मॉडल पेपर 97। देखिए 120 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, 2 घंटे का पेपर रहने वाला है। 20 प्रश्न हिंदी के, 15 प्रश्न इंग्लिश के और 15 प्रश्न गणित के, 70 प्रश्न है वो जीके से संबंधित होंगे और जीके के प्रश्नों का दोस्तों डिवाइडेशन यहाँ पर दे रखा है। इसी प्रकार दोस्तों ये अपना मॉडल पेपर है। सबसे पहले अपन राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए पहला प्रश्न है, राज्य के किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है, यानी कि लाल लोमी मृदा है वो दोस्तों कहां पर पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये लाल लोमी मृदा है ये दक्षिणी भूभाग में, यानी कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में दोस्तों ये पाई जाती है। मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र जिसको आप बोल सकते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, इन जिलों में दोस्तों ये मृदा है वो पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बांसवाड़ा, डूंगरपुर दे रखा है ऑप्शन में, ये अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सेकंड नंबर का प्रश्न है, पचपदरा झील कहाँ स्थित है। पचपदरा झील कहाँ पर है ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये बालोतरा में स्थित है दोस्तों, ये बालोतरा में पचपदरा झील। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 3 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का आकार है। राजस्थान का आकार कैसा है। राजस्थान का आकार दोस्तों विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार यानी कि दोस्तों पतंगाकार आप बोल सकते हैं, आप समांतर सम चतुर्भुजाकार भी बोल सकते हैं और विषम कोणीय चतुर्भुजाकार भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा जिला बताइए, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है तो वो है दोस्तों जैसलमेर। 38,401 वर्ग किलोमीटर पर दोस्तों ये फैला हुआ है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या है। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नगरीय जनसंख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले दोस्तों जिले नंबर 1 कोटा है, फिर जयपुर का नंबर आता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत 2011 के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है। अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत 2011 के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम है वो क्या है। जिलों का सही अवरोही क्रम की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों सही अवरोही क्रम हो जाएगा इसमें, देखिए बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, फिर उदयपुर। ठीक है, ये अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। बांसवाड़ा में ज्यादा है, फिर डूंगरपुर में उससे कम है, फिर प्रतापगढ़ में उससे कम है और फिर उदयपुर में उससे कम है, और सबसे कम बीकानेर और नागौर में है 0.3%। ये भी आपको याद रखना है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, राज्य में सर्वोच्च महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। सर्वोच्च महिला साक्षरता वाला जिला है वो है दोस्तों कौन सा। तो दोस्तों देखिए कोटा के अंदर महिला साक्षरता दर है वो दोस्तों सर्वाधिक है। कितनी दोस्तों, 65.9%।
ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोटा। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है वो है जालोर, जिसमें 38.5% महिला साक्षरता दर है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, उत्तर दक्षिण गलियारा राज्य के किस जिले से होकर गुजरता है? उत्तर दक्षिण गलियारा राज्य के किस जिले से होकर गुजरता है? तो दोस्तों ये धौलपुर जिले से होकर गुजरता है उत्तर दक्षिण गलियारा। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में रेलवे की छोटी लाइन यानी कि नैरो गेज किस जिले में है? बताइए, राजस्थान में रेलवे की छोटी लाइन नैरो गेज किस जिले में है? तो दोस्तों कौन से जिले में है ये नैरो गेज? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नैरो गेज केवल धौलपुर जिले में है। नैरो गेज कहाँ पर है? केवल धौलपुर जिले में है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 10 नंबर का प्रश्न है, किस दिशा में यानी कि किस डायरेक्शन में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? बताइए, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें देखिए, दक्षिणी पूर्वी से उत्तरी पश्चिमी भाग में लगातार कम होती जाती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है, तो वृद्धि तो दोस्तों उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होगी। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और कमी का अगर पूछ लेता हो, अगर कमी का पूछ लेता तो दोस्तों आपको दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम करना होता। यहाँ पे वृद्धि का पूछा है, इसलिए उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा? आपदा प्रबंधन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक आपदा प्रबंधन यानी कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा? तो दोस्तों वो धारा कौन सी है? तो दोस्तों वो धारा है 25। कौन सी धारा है दोस्तों? धारा 25 है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, 2020 में अटल भूजल योजना किसकी वित्तीय सहायता से आरंभ की गई है? बताइए, 2020 में अटल भूजल योजना किसकी वित्तीय सहायता से आरंभ की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, सेई परियोजना का निर्माण उदयपुर जिले की किस तहसील में कराया गया? बताइए, सेई परियोजना का निर्माण उदयपुर जिले की किस तहसील में किया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें कोटड़ा में। कौन सी में दोस्तों? कोटड़ा तहसील में। दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए जमाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए सेई बांध बनाकर सुरंग के माध्यम से दोस्तों इसका पानी है वो जमाई बांध में डाला गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कोटड़ा। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो दोस्तों वो है इसमें गंग नहर। कौन सी है? गंग नहर। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गंग नहर। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है? उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है, तो दोस्तों वो है इसमें चंबल नदी। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी के द्वारा दोस्तों अवनालिका अपरदन सबसे अधिक होता है, ये भी याद रखना है। 1 नंबर ऑप्शन सही। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? वन की आशा किसे कह देते हैं? बताइए, वर्णासा नदी या वन की आशा या वशिष्ठी नदी? दोस्तों इस नाम से बनास नदी को जाना जाता है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? बताइए, कत्था है वो किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो ये खैर के वृक्ष से कत्था है वो निकाला जाता है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, खैर वृक्ष के तने की छाल से दोस्तों कत्था बनाया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन सही। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों वृक्ष महोत्सव ये मनाया जाता है दोस्तों खेजड़ली जोधपुर में। खेजड़ली जोधपुर में 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, खेजड़ली जोधपुर में दोस्तों वृक्ष महोत्सव है वो मनाया जाता है विश्नोई संप्रदाय के द्वारा। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही।
19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। देखिए मैं आपको यहाँ पर बताऊं, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है राजस्थान में, ये लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, तो दोस्तों ये 23.30% भाग पर ये क्या हुआ है, फैला हुआ है। और इसके अंतर्गत दोस्तों करीबन 13 जिले आते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सी नदी बेसिन का भाग है ये, तो ये भाग है दोस्तों बनास बेसिन का। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बनास बेसिन का। अब अपन भाग 2 के अंदर दोस्तों राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया। दोस्तों राणा सांगा और बाबर के मध्य 2 युद्ध हुए थे, एक बयाना का और एक खानवा का। बयाना का युद्ध दोस्तों ठीक 1 महीने पहले हुआ था, यानी कि दोस्तों 16 फरवरी 1527 को दोस्तों ये बयाना का युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। और इसके ठीक 1 महीने बाद यानी कि 17 मार्च 1527 को दोस्तों ये खानवा का युद्ध हुआ था और इसके अंदर बाबर की विजय हुई थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, वागड़ का गांधी किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है। वागड़ का गांधी दोस्तों किसे कहते हैं, वागड़ का गांधी कहते हैं भोगीलाल पांड्या को। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चिड़ावा का गांधी कहते हैं दोस्तों मास्टर प्यारीलाल गुप्ता को। राजस्थान का गांधी कहते हैं गोकुल भाई भट्ट को। गांधी जी के 5वें पुत्र बोलते हैं जमनालाल बजाज को। और गांधी जी की जो मानस पुत्री है वो कहते हैं दोस्तों श्रीमती सत्यभामा को। ये भी याद रखना है आपको। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। 23 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण में कुल कितनी रियासतों को शामिल कर राजस्थान संघ बनाया गया। राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण में कुल कितनी रियासतों को शामिल कर राजस्थान संघ बनाया गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान संघ है वो दोस्तों 9 रियासतें को शामिल कर दोस्तों राजस्थान संघ है वो बनाया गया था 25 मार्च 1948 को। द्वितीय चरण है ये राजस्थान के एकीकरण का। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए वीर विनोद ग्रंथ की रचना किसने की। वीर विनोद ग्रंथ की जो रचना है वो दोस्तों किसके द्वारा की गई थी, तो कविराज श्यामलदास के द्वारा वीर विनोद ग्रंथ की है वो रचना की गई थी। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, राव जयत सिंह छंद के लेखक कौन थे। राव जयत सिंह छंद दोस्तों बिट्टू सुजा के द्वारा ये रचित एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया कौन था। बताइए राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया, उनका नाम था दोस्तों गोगा जी। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और गोगा जी को दोस्तों जाहर पीर यानी कि साक्षात देवता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से घन वाद्य यंत्र नहीं है। बताइए घन वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें घन वाद्य यंत्र। दोस्तों वे वाद्य यंत्र जो ठोस होते हैं और लकड़ी या धातु के बने होते हैं वे घन वाद्य यंत्र होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ताशा। इनमें से ताशा है वो घन वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो ये बीकानेर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर, बीकानेर में। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीकानेर में। 25 जनवरी 1983 को ये स्थित है, यानी कि स्थापना की गई थी इसकी। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी की स्थापना बीकानेर में की गई थी। 29 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध किस नृत्य से। बताइए गुलाबो दोस्तों कालबेलिए नृत्य से संबंधित है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इसे सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत है वो मनाया जाता है, तो दोस्तों ये करवा चौथ का जो व्रत है ये कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है दोस्तों, करवा चौथ का व्रत। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, विवाह में बारात का डेरा देखने के प्रसंग में वधु पक्ष की स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है। विवाह में बारात का डेरा देखने के प्रसंग में वधु पक्ष की स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है, तो वो गीत कौन सा है? तो वो है जला गीत। कौन सा गीत है? जला गीत। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन सही, जला गीत। 32 नंबर का प्रश्न है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली चंपाकली आभूषण है ये दोस्तों एक पारंपरिक हार होता है जो आमतौर पर दोस्तों महिलाओं के गले में पहना जाता है ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये गर्दन का क्या है? आभूषण है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 33 नंबर का प्रश्न है, चांदबावड़ी आबानेरी किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों चांदबावड़ी कहाँ पर है? तो दोस्तों ये दौसा में है। कहाँ पर है? दौसा में है। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चांदबावड़ी आबानेरी दौसा में है। नेक्स्ट आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये राणा प्रताप के काल में दोस्तों ये चावंड शैली की चित्रकला है वो इनके शासनकाल में प्रारंभ हुई। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, मुगल चित्रकला शैली का सर्वाधिक प्रभाव किस राजपूत शैली पर पड़ा? मुगल चित्रकला शैली का सर्वाधिक प्रभाव किस राजपूत शैली पर पड़ा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किस राजपूत शैली पर पड़ा? तो ये जयपुर चित्र शैली पर पड़ा दोस्तों। ये 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर चित्र शैली पर। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न, राजस्थान में पाई जाने वाली आदिवासी कला है। राजस्थान में पाई जाने वाली आदिवासी कला है तो वो कौन सी है? बताइए, राजस्थान में पाई जाने वाली आदिवासी कला है तो वो कौन सी है? तो वो है मांडना। ठीक है, मांडना जो घर के आंगन पर दोस्तों बनाए जाते हैं ना, वो उसको बोलते हैं दोस्तों मांडना, चित्र बनाए जाते हैं उसको। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, देवेंद्र झांझड़िया का संबंध किस खेल से? देवेंद्र झांझड़िया दोस्तों एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है और भाला फेंक खिलाड़ी है ये। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भाला फेंक खिलाड़ी है। 38 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए तुर्रा और कलंगी लोकनाट्य में तुर्रा और कलंगी प्रतीक है। तुर्रा और कलंगी लोकनाट्य में तुर्रा और कलंगी प्रतीक है, तो दोस्तों ये किसका प्रतीक है? तो ये प्रतीक है शिव और पार्वती का प्रतीक है दोस्तों। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता प्राप्त है? राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता प्राप्त है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों जोधपुरी कोट पैंट को। जोधपुरी कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा है वो दिया गया है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मित्रों इसमें। 40 नंबर का प्रश्न है, पोथीखाना संग्रहालय स्थित है। बताइए पोथीखाना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये संग्रहालय दोस्तों जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर में ये स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। अब अपन दोस्तों भाग 3 के अंदर भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर 41 नंबर का प्रश्न है वो देख सकते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा दोस्तों कौन सा भाग कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है उद्देशिका, यानी कि प्रस्तावना। उद्देशिका का दूसरा नाम ही दोस्तों प्रस्तावना है। ठीक है, तो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, भारत में जनहित याचिका का जनक किसे माना जाता है? जनहित याचिका का जनक है वो किसे माना जाता है? तो दोस्तों पीएन भगवती को जनहित याचिका का जनक है वो माना जाता है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 ठीक है, अनुच्छेद 108 में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया है। और ये बैठक दोस्तों किसके द्वारा बुलाई जाती है? ये बैठक है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ये बैठक है वो बुलाई जाती है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है वो कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों मीरा कुमार। श्रीमती मीरा कुमार है ये 15वीं लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, जनहित याचिका यानी कि पीआईएल की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई?
जनहित याचिका पीआईएल की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए भाग 4 के अंदर राजस्थान पॉलिटी से संबंधित दोस्तों 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल है वो कौन थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन थी, बताइए? तो वो थी दोस्तों प्रतिभा पाटिल। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 47 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे दोस्तों भैरव सिंह शेखावत है। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भैरव सिंह शेखावत। 48 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? बताइए राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन था? तो प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? तो सुमित्रा सिंह। क्या नाम था? सुमित्रा सिंह। और ये झुंझुनू की दोस्तों रहने वाली थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। 49 नंबर का प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया जाता है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, स्थानांतरण का संबंध दोस्तों अनुच्छेद 222 से। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 222। आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों कब? तो ये 16 अप्रैल को दोस्तों ये राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस है वो मनाया जाता है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, अब अपन भाग 5 के अंदर सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 51 नंबर का प्रश्न है, बच्चों को ट्रिपल एंटीजन यानी कि डीपीटी किस रोग को रोकने हेतु दी जाती है? बच्चों को ट्रिपल एंटीजन किस रोग को रोकने हेतु दी जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस। डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डी का मतलब हो जाएगा दोस्तों डिप्थीरिया, और पी का होता है परटूसिस। परटूसिस का मतलब होता है कुकर खांसी, और टी का मतलब होता है टिटनेस। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, एक आनुवंशिक विकार जिसमें रक्त का थक्का सामान्यतः नहीं जमता। एक आनुवंशिक विकार जिसमें रक्त का थक्का सामान्यतः नहीं जमता। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हीमोफीलिया। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हीमोफीलिया। आगे देखिए 53 नंबर का प्रश्न है, अल्प विराम के आकार के जीवाणु कहलाते हैं। अल्प विराम के आकार के जीवाणु कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं दोस्तों विब्रियो। क्या कहलाते हैं? विब्रियो। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विब्रियो। ठीक है, ये विब्रियो कोलेराई नाम तो सुना होगा, हैजा का कारण होता है ये। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 54 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक विस्थापन प्रतिक्रिया है? बताइए कौन सी एक विस्थापन प्रक्रिया है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं Cu प्लस AgNO3, CuNO3 2 प्लस Ag। यहाँ पर Cu है वो क्या है? कॉपर यानी कि तांबा, और Ag अर्जेंटिनम यानी कि चांदी, और दोस्तों को उसके लवण से विस्थापित करता है ये। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों कितना समय लगता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 8.14 मिनट का दोस्तों इसमें क्या है? समय लगता है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए भाग 6 के अंदर भारतीय करंट अफेयर से संबंधित अब अपन 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 56 नंबर का प्रश्न है, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष है। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, तो वो कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी हैं ये दोस्तों भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष दोस्तों ऋतुराज अवस्थी थे, ये भी याद रखना है। यहाँ पर 7 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 57 नंबर का प्रश्न है, विजडेन क्रिकेटर्स
अल्मनेक ने वर्ष 2024 के लिए लीडिंग मेंस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किसे चुना है? विजडेन क्रिकेटर्स अल्मनेक ने वर्ष 2024 के लिए लीडिंग मेंस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किसे चुना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा किसे चुना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को चुना है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 58 नंबर का प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नया अध्यक्ष दोस्तों किसे नियुक्त किया है? तो आलोक जोशी को। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आलोक जोशी, यानी कि दोस्तों ये पूर्व रो प्रमुख थे ये, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए 59 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत ने हाल ही में अपने पहले स्वदेशी रूप से विकसित उपग्रह आर्यभट्ट की स्वर्ण जयंती मनाई है। इस उपग्रह को कब प्रक्षेपित किया गया था? भारत ने हाल ही में अपने पहले स्वदेशी रूप से विकसित उपग्रह आर्यभट्ट की स्वर्ण जयंती मनाई है। इस उपग्रह को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कब? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न है, इंडियन सुपर लीग यानी कि ISL 2024-25 की विजेता फुटबॉल टीम निम्न में से कौन सी है? तो दोस्तों यानी कि इंडियन सुपर लीग ISL की जो विजेता फुटबॉल टीम है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों मोहन बागान। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मोहन बागान। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, 7 नंबर का भाग है राजस्थान करंट अफेयर, और राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित दोस्तों अपन 5 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के क्रियान्वयन में प्रदेश के किस नवगठित जिले को नगर विकास न्यास बनाया गया है? राजस्थान बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के क्रियान्वयन में प्रदेश के किस नवगठित जिले को नगर विकास न्यास बनाया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों बालोतरा को। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा बालोतरा को। आगे देखिए, केंद्रीय विभाजन मंत्रालय ने पूरी उड़ीसा के साथ अन्य किस स्थान पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? केंद्रीय विभाजन मंत्रालय ने पूरी उड़ीसा के साथ अन्य किस स्थान पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है कोटा। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कोटा। 63 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन के लिए गठित राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? बताइए, राज्य सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन के लिए गठित राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ललित के पंवार को बनाया है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ललित के पंवार को। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 64 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस भाग में दुर्लभ खनिज, दोस्तों राज्य के किस भाग में दोस्तों दुर्लभ खनिज रारीर्थ ऑक्साइड की मौजूदगी पाई गई है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सिवाना बालोतरा में। सिवाना बालोतरा में 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों कौन सा स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा वो इसमें 14वां स्थान है दोस्तों। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 14वां स्थान है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर अब अपन कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे भाग 8 के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 66 नंबर का प्रश्न है, सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है तो वो कौन सा है? तो देखिए MS वर्ड है, MS एक्सेल है, फोटोशॉप है, ये तीनों ही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही। 67 नंबर का प्रश्न है, MS वर्ड में इंसर्ट मेन्यू का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसे प्रविष्ट नहीं किया जा सकता है? बताइए किसे प्रविष्ट है वो नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए, तो दोस्तों इसमें लाइन स्पेसिंग प्रविष्ट है वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, इंसर्ट मेन्यू में। बाकी तालिका, आकृतियां, शीर्षलेख ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए यहाँ पे 68 नंबर का प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट उदाहरण है। वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट उदाहरण है, तो ये उदाहरण है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। 69 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एमएस पावर पॉइंट में विद्यमान है प्रस्तुतिकरण खोलने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग में ली जाती है। एमएस पावर पॉइंट में विद्यमान प्रस्तुतिकरण खोलने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग में ली जाती है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कंट्रोल प्लस दोस्तों ओ, कंट्रोल प्लस ओ, ये ओपन हो गया, ठीक है, प्रस्तुतिकरण खोलने के लिए। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 70 नंबर का प्रश्न है, ईमेल का आविष्कार किसने किया। दोस्तों ईमेल का जो आविष्कार है वो किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रे टॉमलिंसन ने दोस्तों ईमेल का आविष्कार किया। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको चतुर्थ श्रेणी के नाम से अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएंगे। वहां पर दोस्तों सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव क्लास है वो बताई गई है, और उन सभी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर वो ऑब्जेक्टिव क्लास है वो जरूर देखें, उनका टेस्ट दें। देखिए यहाँ पे 71 नंबर का प्रश्न है, इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों पुस्तक, पेड़, पढ़ाई, रजाई। बताइए भाववाचक संज्ञा के बारे में पूछा गया है, तो दोस्तों यहाँ पर पढ़ाई, ठीक है, पढ़ धातु में आई प्रत्यय लगाने से दोस्तों ये पढ़ाई बना है और भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, यह क्या है, तो दोस्तों यह सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यह क्या है, निश्चयवाची सर्वनाम है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 73 नंबर का प्रश्न है, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, आप कहेंगे तो ही बैठूंगा। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें असंगत विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों असंगत विकल्प का अपने को क्या करना है, चयन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, उसने सेव खाया, सकर्मक क्रिया है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। पुलिस ने चोर पकड़वाया, प्रेरणार्थक क्रिया है, ये भी बिल्कुल सही है। माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, रंजक क्रिया, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, दोस्तों ये सातत्य बोधक क्रिया है, इसमें सातत्य बोधक। और लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, ये आक्रामक क्रिया है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 75 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है। बताइए किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें कोक और पत्थर। कोक और पत्थर है, ये क्या है, तद्भव है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए चिन्मय शब्द का संधि विच्छेद है। चिन्मय शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों चित्त प्लस में। चित्त प्लस में 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चित्त में। आगे देखिए यहाँ पर संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों प्राथमिक। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्राथमिक। ये गुणवाचक विशेषण से बना प्राथमिक भी दोस्तों विशेषण शब्द है, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कौन सा विवरण सही नहीं है, बताइए कौन सा विवरण है वो सही नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा विवरण सही नहीं है, पर्याप्त में परि उपसर्ग है और अभ्यास में अ उपसर्ग है। दोस्तों प्रेरणा के अंदर प्र उपसर्ग है, अध्यात्म में अधि उपसर्ग है। बताइए, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए प्रेरणा के अंदर तो प्र, ठीक है, और पर्याप्त में परि, और आध्यात्म में दोस्तों अधि, और अभ्यास में दोस्तों अ उपसर्ग नहीं है, इसमें अभी उपसर्ग है, अभी प्लस आस, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, इनमें से किस शब्द में ईएल प्रत्यय नहीं है? ईएल प्रत्यय नहीं है तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें नारियल। नारियल दोस्तों, यहाँ पर नारियल के अंदर दोस्तों ईएल प्रत्यय है वो नहीं है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें रस्सी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए रस्सी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा वो है रसज्ञा। रसज्ञा है ये दोस्तों, रस्सी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 81 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कौन सा विलोम युग्म गलत है? कौन सा विलोम युग्म गलत है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, सूरता का वीरुता हो जाएगा, रिजु का दोस्तों वक्र हो जाएगा, गरिमा का दोस्तों अणिमा हो जाएगा, पाप का दोस्तों यहाँ पर पुण्य। देखिए यहाँ पे गलत कौन सा है? गलत है दोस्तों यहाँ पर देखिए गरिमा। गरिमा का जो विलोम होता है वो होता है दोस्तों लघिमा। क्या होता है? लघिमा होता है। यहाँ पर अणिमा है वो गलत दे रखा है, और अणिमा का तो विलोम दोस्तों महिमा होता है, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अकस्मात या एकाएक घटित होने के लिए उपयुक्त एक शब्द है, तो वो एक शब्द कौन सा है? तो वो है आकस्मिक। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आकस्मिक। 83 नंबर का प्रश्न है, अशुद्ध शब्द है। दोस्तों अशुद्ध शब्द कौन सा है? यहाँ पर है अशुद्ध शब्द की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसमें देखिए तदोपरांत। तदोपरांत नहीं होता दोस्तों, तदुपरांत होता है, तदुपरांत। ठीक है, ऐसे ये होता है सही। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्यों की पहचान कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की क्या करना है? पहचान करना है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध नहीं है, घनिष्ठ संबंध है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, तो ये बिल्कुल सही है। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, कसरत इसमें गलत हो जाएगा। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ये होगा दोस्तों इसका सही। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। आगे देखिए, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, तो ये इसमें 2 और 4 कथन क्या है? सत्य है, 2 और 4। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 85 नंबर का प्रश्न है। देखिए, हो सकता है आज वर्षा हो, वाक्य में कौन सा काल है? हो सकता है आज वर्षा हो, वाक्य में कौन सा काल है? तो दोस्तों इसमें कौन सा काल है? तो इसमें संभाव्य भविष्यत काल है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, संभाव्य भविष्यत काल है। 86 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? इनमें से किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पेट पर लात मारना, यानी कि भयंकर चोट पहुंचाना। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पेट पर लात मारना यानी कि भयंकर चोट पहुंचाना। 4 नंबर ऑप्शन सही। 87 नंबर का प्रश्न है, प्रशासनिक शब्दावली में रेफरेंस का सही रेफरेंस का हिंदी रूप है। प्रशासनिक शब्दावली में रेफरेंस का हिंदी रूप है, तो वो है दोस्तों, प्रशासनिक शब्दावली में रेफरेंस का हिंदी रूप संदर्भ होता है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संदर्भ। 88 नंबर का प्रश्न है, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाना है उसे कहा जाता है। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाना है उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रेषिति। क्या कहा जाता है? प्रेषिति कहा जाता है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रेषिति। 89 नंबर प्रश्न है, महाशय किस संधि का उदाहरण है? महाशय किस संधि का उदाहरण है? तो दोस्तों महा प्लस आशय, इसमें दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 90 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए अंक का अनेकार्थी शब्द है। अंक का अनेकार्थी शब्द है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संख्या के अंक, नाटक के अंक, गोद, अध्याय। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे भाग 10 के अंदर हिंदी ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ साइना हैड बीन सपोर्टेड बाय हर मैटरनल आंट। दोस्तों बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर पेसिव वॉइस में हैड बीन के साथ दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो दोस्तों एक्टिव वॉइस में क्या होगा? हैड प्लस
वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयुक्त होगी। तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, सानियाज मेटरनल आंट हैड सपोर्टेड साइना। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 92 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। द चाइल्ड ब्रोक द मिरर, द चाइल्ड ब्रोक द मिरर। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, द मिरर वाज ब्रोकन बाय द चाइल्ड, द मिरर वाज ब्रोकन बाय द चाइल्ड। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 93 नंबर का प्रश्न है, आई हर मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स टू कंप्लीट द असाइन्ड टास्क। आई हर मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स टू कंप्लीट द असाइन्ड टास्क। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों सो, आई सो हर। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ही गेव द पिक्चर टू मी बिकॉज ही मी, ही गेव द पिक्चर टू मी बिकॉज ही मी। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है ट्रस्टेड, ट्रस्टेड मी हो जाएगा, ही ट्रस्टेड मी। 1 नंबर ऑप्शन सही। 95 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें देखिए रवि सेड आई पोस्टेड द लेटर, आई पोस्टेड द लेटर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो है रवि सेड दैट ही हैड पोस्टेड द लेटर। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 96 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, आई सेड टू माई ब्रदर, आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज। इनडायरेक्ट स्पीच बताइए, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज, इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट ही शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चूज द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, चूज द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो इसमें देखिए, द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक इज मोर बेटर देन द अर्लियर वन। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए मोर बेटर दोनों सेकेंडरी डिग्री वर्ड्स हैं, ठीक है, तो ये साथ में इनका प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर इसमें इज मोर बेटर, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये गलत है। आगे देखिए 98 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। तो दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस देखिए, सेंटेंस देखिए दोस्तों, यहाँ पर ही इज वेरी सैड दैट पुअर बिमला इज डेड। बताइए, ही इज वेरी सैड दैट पुअर बिमला इज डेड। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है एलास पुअर बिमला इज डेड। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए 99 नंबर प्रश्न, चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो इसमें देखिए, ही इज एंग्री विथ हर, ही इज एंग्री विथ हर। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ही इज एंग्री विथ हर। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 100 नंबर का प्रश्न, खालिस्तान भरना है। देयर इज मिल्क सो यू कांट मेक टी। तो दोस्तों बताइए, तो इसमें अनकाउंटेबल नाउन है दोस्तों ये, तो यहाँ पर लिटिल का प्रयोग होगा, इसमें लिटिल मिल्क आएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही। 101 नंबर का प्रश्न है, माई फ्रेंड हैज बिकम आरएएस। तो आरएएस के आगे क्या लगेगा बताइए। तो आरएएस के साथ में दोस्तों इसमें एनआरएस लगेगा, एनआरएस, ठीक है। यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 102 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राम एग्रीड माई प्रपोजल।
राम एग्रीड माई प्रपोजल, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, टू माई प्रपोजल होगा। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टू माई प्रपोजल। आगे देखिए 103 नंबर का प्रश्न है, अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समानार्थक शब्द नहीं है। बताइए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समानार्थक शब्द कौन सा नहीं है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, रेटिफिकेशन, अनुसमर्थन, ठीक है, और देखिए वर्बिटिम, शब्दंश, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए परसेंटाइल, यहाँ पे प्रतिशतांश, ये गलत हो जाएगा। इसका अर्थ होता है जो दोस्तों प्रतिशतक, इसका मतलब होता है प्रतिशतक। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी स्टेटोरी, सांविधिक, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 104 नंबर का प्रश्न है, ही कॉल्ड ए टैक्सी फॉर मी, ही कॉल्ड ए टैक्सी फॉर मी, चूज करेक्ट ट्रांसलेशन। ही कॉल्ड ए टैक्सी फॉर मी, यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, उसने मेरे लिए एक टैक्सी बुलाई। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न है, विच वन इज ए करेक्ट यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा सही है, इसमें सही कौन सा है। तो इसमें आप सही देखिए, ही सेड आई एम हैप्पी, यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए भाग 11 के अंदर गणित से संबंधित 15 प्रश्न है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो अपन इसमें पढ़ेंगे। 106 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 3 संख्याएं 5:7:9 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्त्य 1260 है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी होगी। बताइए दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 5x, 7x और 9x, इनका लैस है वो दोस्तों कितना निकलेगा, इनका लैस दोस्तों 315 निकलेगा। ठीक है, लैस है वो कितना आएगा, इनका 315 आएगा। अब ये 1260 है, इसमें 315 का भाग दे लीजिए, कितना आएगा 4। तो यहाँ पर जो x है वो कितना जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 36 आएगा। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 107 नंबर का प्रश्न है, एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत है 110 लीटर है। यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर हो तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी है। एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर हो तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी है, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 7 माह की खपत, तो 7 इंटू 110 कर लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 770। और 5 माह की कुल खपत कितनी हो जाएगी, तो 5 इंटू 86 कर लीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 430 लीटर। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1200 लीटर, ठीक है, 1200 लीटर हो जाएगा। अब एक वर्ष की औसत खपत है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 1200 है, तो 1200 में 12 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 7 संख्याओं का औसत 5 है, तो 7 इंटू 5 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 35। पहली 6 संख्याओं का औसत 4 है, तो 6 इंटू 4 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो 7वीं संख्या क्या होगी, 35 में से 24 घटा दीजिए, कितना बचा 11। तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 348 का 66 सही 2/3 होगा, 348 का 66 सही 2/3 होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 348 इंटू 66 सही 2/3। तो दोस्तों इसको अपन क्या कैसे लिख सकते हैं, 66 इंटू 3 कितना हो जाएगा 198, 198 प्लस 2 क्या 200/3। तो दोस्तों यहाँ पर 348 इंटू 200/3 इंटू 100, बस इसको काट लीजिए। इसको आप काटोगे तो दोस्तों कितनी बार गया, तो ये देखिए इसको आप काटोगे तो 300 यानी कि 200/300, तो यहाँ पर 232 आ जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर। ठीक है, इसको काटोगे तो आप, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी संख्या का 1/4 का 1/3 बराबर 15 है, तो उस संख्या का 30% कितना होगा। तो उस संख्या का 30% है वो क्या होगा, बताइए।
दोस्तों यहाँ पर देखिए, माना कि दोस्तों वो संख्या है वो x है, ठीक है। तो यहाँ पर x इंटू 1/4 इंटू 1/3 बराबर कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 इंटू 12, ठीक है। तो 15 इंटू 12 करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 इंटू 12, तो ये 180। तो यहाँ पर 180 इंटू दोस्तों 30% है, तो 180/30, एक सॉरी 180 इंटू 30/100। तो बस इसको काट लीजिए, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। 18 इंटू 3 कितने होते हैं, 54। तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 111 नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर को 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। टाइपराइटर का क्रम मूल्य कितना है, तो सीधा सा है दोस्तों, 5 और 5 10, 10% बराबर कितना है, 80 है। तो 100% बराबर कितना होगा, 800। तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 112 नंबर का प्रश्न है, 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाए। दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए माना प्रत्येक पद में से x घटाया जाए, तो दोस्तों इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 15 माइनस एक्स बटे 19 माइनस एक्स बराबर दोस्तों 3/4 है, वो लिख सकते हैं बस। अब यहाँ पर देखिए 15 चौको 60, वही वज्र गुना करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60x माइनस 4x बराबर गुणित 57। तो 57x माइनस 3x, बस। तो यहाँ पर इसको माइनस कर लीजिए, तो माइनस करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 113 नंबर का प्रश्न है, सचिन, अनिल और अंकुर ने एक व्यापार में क्रमशः 26,400 रुपए, 27,600 रुपए, 28,800 रुपए लगाए। वर्ष के अंत में 59,000 रुपए के कुल लाभ में से अंकुर का भाग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इनका अनुपात निकालना है। अनुपात निकालोगे तो दोस्तों सबकी दो दो जीरो काट दीजिए, बचा 264, 276 और 288, ठीक है। तो काट लीजिए दोस्तों इसको, इसको आप काटोगे तो दोस्तों देखिए ये आप 2 से काटना चाहो तो 2 से भी काट सकते हैं, ज्यादा से कट रहा है तो दोस्तों ज्यादा से भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दोस्तों कट रहा है 24 से, ठीक है। तो देखिए 24 से कट रहा है तो ये 22 बार कटा, ये दोस्तों 23 बार कटा, और ये दोस्तों 24 से कटा, 24 बार। तो यहाँ पर इसमें नहीं, ये कटा 12 से, ठीक है, 12 से कटा, 12 से कटा तो दोस्तों 22 बार कटा, ये 23 बार कटा और ये 24 बार कटा। तो यहाँ पर अब ये अनुपातों का योग कर लीजिए, 22, 23 और 24 कितने होते हैं, तो ये होते हैं दोस्तों 69। अनुपातों का योग कितना हो गया, 69। तो दोस्तों यहाँ पे अंकुर का भाग, तो यहाँ पर 24/69 इंटू दोस्तों 69,000, बस इसको काट लीजिए तो ये 1,000 बार कट गया, तो 24 इंटू 1,000 कितना हो जाएगा, 24,000। 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, यदि साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर कोई धन 6 वर्षों में दुगना हो जाए तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, तो दोस्तों एक विशेष दर पर कोई दर 6 वर्ष में दुगना हो रहा है, ठीक है। यानी कि 100 रुपए है, वो 6 वर्षों के अंदर कितने हो रहे हैं, 200, ठीक है। तो फिर ये 300, फिर ये 400, तो 6 और 6, तो यानी कि 36 18, तो 18 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही। 115 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसी धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपए है, वह धन होगा। तो दोस्तों वह धन क्या होगा, किसी धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपए है, वह धन होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, P बराबर D इंटू 100 बटे दर घात में स्क्वायर, यानी कि अपना इसमें 1 इंटू 100 बटे 4 इंटू 4 हो जाएगा।
ठीक है, कितना आ जाएगा 625, इसको आप काटोगे तो 625 आ जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही। 116 नंबर का प्रश्न है, 20 औरतें किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करती है और 16 आदमी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। एक आदमी और एक औरत की कार्य क्षमता का अनुपात है। तो दोस्तों यहाँ पर यानी कि 20 फीमेल इंटू 16 दिन बराबर दोस्तों 16 मैन यानी कि 16 आदमी इंटू 15 दिन। बस यहाँ पे m बटा f लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 20 इंटू 16 बटे 16 इंटू 15 कर लीजिए तो कितना आ जाएगा दोस्तों 4:3 आ जाएगा। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक कार की औसत गति 3 घंटे में 270 किलोमीटर चलने वाली ट्रेन की औसत गति से 2/3 है। यह कार 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, बताइए। तो दोस्तों ट्रेन की गति कितनी हो जाएगी 270 बटे 3, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और कार की गति क्या हो जाएगी दोस्तों, कार की गति हो जाएगी दोस्तों 90 इंटू 2/3 यानी कि दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी बराबर 4 इंटू समय, तो दोस्तों 4 इंटू समय यानी कि 60 इंटू 5 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 300 किलोमीटर। तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन सही। 118 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किसी टीवी कंपनी के मदों का उत्पादन और निर्यात निम्न है। मदों की संख्या लाखों में दे रखी है। यहाँ पर देखिए, किस वर्ष निर्यात से उत्पादन का अनुपात अधिकतम था। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए वर्ष 2004 में दोस्तों, वर्ष 2004 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो दोस्तों इसमें देखिए ये 20-21, ठीक है। तो इसमें कितना है, टायरों की मांग की जो मात्रा है वो है दोस्तों 21 लाख। नहीं 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 नहीं, अनुपात क्या, अनुपात अधिकतम था। अनुपात अधिकतम तो दोस्तों ये 2003 में ही था, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। भाई निर्यात से उत्पादन का अधिकतम अनुपात है वो दोस्तों इसमें निर्यात का हो जाएगा दोस्तों इसमें 70 और उत्पादन का इसमें 80। तो यहाँ पर ये अधिकतम अनुपात दोस्तों इनका ही है, 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, दिए गए ग्राफ का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न वर्षों में टायर की मांग और उत्पादन लाखों में है। 2004 में टायर के मांग की मात्रा उत्पादन की कितनी प्रतिशत है। देखिए टायर की मांग की मात्रा दोस्तों यहाँ पर 21 है और ये है दोस्तों इसमें कितनी 30 लाख। तो अंतर कितने का हो गया दोस्तों 9 लाख का। तो इसको प्रतिशत निकालना है तो यहाँ पर 21 बटे 30 इंटू 100 कर लीजिए। ये 0 से ये 0 कट गया, 7 या 21, तो 7 इंटू 10 कितना हो जाएगा 70। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 भाग हो तो वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर कितनी होगी, बताइए। जब दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर हो तो दोस्तों दर बराबर क्या होता है, दर बराबर दोस्तों रूट ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100। तो दोस्तों यहाँ पर 4/25 इंटू 100 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा रूट 16 बराबर कितना, रूट 16 आ जाएगा। रूट 16 बराबर क्या आ जाएगा तो दोस्तों 4%। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।